नमस्कार जोहार। धुमकुड़िया युवा में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल में सीडीपीओ का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, तो चलिए उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। ये 14 जेपीएससी के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 14 जेपीएससी का जो पैटर्न होगा अब वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में 14 जेपीएससी जो भी देने वाले हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो है आपको इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं देखेंगे। तो ये GS1 है। GS1 100 मार्क्स का था। इसमें सब पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचनात्मक समीक्षा। इस आलोचनात्मक समीक्षा या क्रिटिकल रिव्यू में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स आपको देने थे। इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्षों का विश्लेषण समीक्षा करना था। दूसरा है आर्य सामाजिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन है, विवेचना करें। तो इसको ये देखना था कि ये पुनरुत्थानवादी आंदोलन कैसे है, उसके बारे में आपको इसमें डिटेल देने थे। बिरसा मुंडा आंदोलन, सरदारी आंदोलन का विस्तार। तो ये सरदारी आंदोलन जो 1858-59 से शुरू होकर 1895 तक कैसे इसका बिरसा आंदोलन में समाहित हो जाता है, इसी के बारे में इसको बताना था। इसमें आप इसके चरित्र के साथ इसकी विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन बिरसा मुंडा के साथ करके ये साबित कर सकते हैं कि यह सरदारी आंदोलन ही बिरसा मुंडा आंदोलन में समाहित हो गया था। उसके बाद ये सेक्शन 2 में जो है इसमें था झारखंड में खनन उद्योग के सामने उत्पन्न चुनौतियाँ। दरअसल खनन से संबंधित चुनौतियों की बात नहीं है, बल्कि खनन उद्योग के सामने उत्पन्न चुनौतियों की बात है। वैसे चुनौतियां जो खनन उद्योग के सामने में अभी प्रस्तुत हैं और खनन उद्योग को विकसित होने में बाधित कर रहे हैं, इसके बारे में देना था। कई तरह के हैं, ऑक्शन है, भ्रष्टाचार हैं, कई तरह के, जैसे झारखंड में पहले अबरक पाया जाता था, अब अबरक का जो है खनन होना बंद हो गया है। तकनीकी समस्याएं हैं, पूंजी निवेश को लेकर है, कई समस्याएं हैं इसमें, विस्थापन और विद्रोह को लेकर भी है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक परिचय देना था। इसमें उसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड दोनों लिखने थे। फर्स्ट जो इसका शुरुआत हुआ था 1.0 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपका पानीपत से हुआ था, और सेकंड जो इसका शुरू हुआ 2.0 ये आपका झुंझुनू से शुरू हुआ था। तो इसको डिटेल में आपको बताना था। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास पर प्रकाश डालें। तो इसमें ये देखना था कि विकास किस गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का जो विकास है वो क्यों है, और उसके लिए जो है किन किन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का झारखंड में भारत में विकास हो रहा है, और साथ में ये विकास कैसा है, इसका किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, इन सब बातों पर इसमें फोकस करना था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, पहले देख लेते हैं पेपर 2 भी। पेपर 2 सामान्य अध्ययन का जो है, इसमें पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है तथा मौलिक अधिकारों से पृथक नहीं किया जा सकता। इसमें मेनली आपको 2 केस तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक केशवानंद और दूसरा जो है आपका मिनर्वा मिल्स केस। साथ में आप इसमें 25वां संविधान संशोधन को भी ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली में 31C ये काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल था, इसी के बारे में इसमें डिस्कस करना था। दूसरा, क्या आपको लगता है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध असीमित संघवाद से मेल खाता है? उत्तर की तर्क सहित व्याख्या कीजिए। यह दरअसल एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की बात कर रहा है, जहां पर केंद्र ज़्यादा मजबूत है। तो इसके आधार पर इसका विश्लेषण करना था। उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की भूमिका का परीक्षण कीजिए। 14 जेपीएससी के लिए इन सब सवालों को जरूर आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंस में सवाल थोड़े से अलग टाइप के हैं जो जेपीएससी को लेकर नहीं है, फिर भी देख लेना जरूरी है। ताप युग्म की संरचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। स्टील के गर्डर रेल लाइन आई आकृति में क्यों बनाए जाते हैं, इसके सिद्धांत का वर्णन कीजिए। रेडियोधर्मिता के मूल गुणों का व्याख्या करना है, और रेडियो कार्बन डेटिंग से पृथ्वी के उम्र का वर्णन कीजिए। C14 से रिलेटेड है, उसके अर्ध आयु से। ये जो है रेलवे लाइन का जो है आई आकृति है, उससे आपको बताना है। ये थर्मोकपल है। और उसके बाद में आइए देखते हैं ये खंड सेक्शन 3 जो है 3 और 4। तो इसमें 40-40 नंबर का है दोनों। हरित क्रांति क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए।
तो हरित क्रांति के बारे में डेफिनेशन और उसके कंपोनेंट लिखने थे, साथ में इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्ष बताने थे। भारत कृषि के महत्व पर एक निबंध लिखना था। भारत के विशेष संदर्भ में जनसंख्या वितरण वृद्धि समस्या पर एक निबंध लिखना था। झारखंड की संरचना एवं धरातलीय स्वरूपों का वर्णन कीजिए। ये जो है 40-40 मार्क्स के थे, ये बनाने थे। इन सवालों को जरूर आप एक बार देख सकते हैं और अपने आने वाले 14 जेपीएससी के लिए इनको जरूर तैयार कीजिए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें, अगर GS1 GS2 की बात करें तो जैसे GS1 में आपको 10 ऑब्जेक्टिव हैं, तो 10 ऑब्जेक्टिव में आपका जितना भी सही हो, लेकिन ओवरऑल GS1 GS2 में अगर आपका 110 प्लस हो पा रहा है तो बहुत अच्छा मार्क्स कहा जाएगा। 110 प्लस अगर आप लाने की क्षमता रख रहे हैं तो ये अच्छा है। एक और अब आते हैं LSW के कॉपी पे। तो LSW में अगर देखेंगे हम लोग तो इसमें 20-20 जो है ऑब्जेक्टिव थे। सब्जेक्टिव की बात हम लोग को करना है, तो आइए देखते हैं सब्जेक्टिव। श्रम विधान का परिभाषा और श्रम विधान के विभिन्न प्रकार का वर्णन करना है। तो परिभाषा तो आपको देना है श्रम विधान का, जिसमें श्रम और विधान को अलग करते भी आप बता सकते हैं, और इसके डेफिनेशन आपको दो एक तो थिंकर्स के साथ में अटैच करना ही पड़ेगा। श्रम विधान के जो विभिन्न प्रकार है, उसमें प्रकार, उसका परिभाषा, उसमें किस तरह के विषय हैं और उसके एग्जाम्पल जो कानून उसमें बनाए गए हैं, इतनी चीज़ें आपको लिखनी थी कम से कम श्रम विधान के विभिन्न प्रकारों में। फैक्ट्री एक्ट में आपको सेफ्टी और वेलफेयर, इन दोनों के क्षेत्र में जो भी प्रोविजंस थे उनके बारे में एक तुलनात्मक अध्ययन करना था, मूल्यांकन करना था उनका। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के उद्देश्य और विस्तार क्षेत्र का व्याख्या करना था। और एक्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैसे 48 विस्तार क्षेत्र को लेकर ही है या इसके उद्देश्य को लेकर है, ठीक है, उसके आपको विस्तृत चर्चा करनी थी। इसमें एक्ट में एक बात का और ध्यान रखना है कि कहाँ लागू है, के साथ साथ ये भी उसकी सीमा भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आखिर उसका हद क्या है, दायरा क्या है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिए, सुधार के लिए सुझाव दीजिए। ये सवाल, ये तीनों सवाल जो हैं पूर्व के पार्ट 1 के, ये उतने मुश्किल सवाल नहीं हैं। तो जिन्होंने जैसा लिखा होगा उसके हिसाब से इसमें मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ज़्यादा क्लियरिटी के साथ दिया है तो वो मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, इसके बारे में आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करना था और सुधार के सुझाव देने थे। उसके बाद आपको मैटरनिटी बेनिफिट, यहाँ कवरेज की बात है, यहाँ बीमाकृत राशि, तो आपको कवरेज ही माना जाएगा उसका। उसके बाद क्वालिफाइंग कंडीशंस बताने थे, रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट बताना था। इसमें भी सीमा का जिक्र करना जरूरी था, लिमिटेशंस का जिक्र करना जरूरी था। और आपको ये भी बताने थे और साथ में उसके लिमिटेशंस भी बताने थे। जैसे जहाँ भी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम योग्यता और शर्तों में आपके सीमाएं हैं, प्रसूति हित लाभ का दर में है, अवधि, ये सब सारी चीज़ें हैं इसके तहत में। तो इसके तहत में आपको बताने थे। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जैसे जिन महिलाओं पर लागू है वहाँ पर ये लागू नहीं होता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को, तो ये आपको बताने थे। इसमें इसके सीमाओं का, लिमिटेशंस का जिक्र करना जरूरी था। जिन्होंने लिमिटेशंस जिक्र किए होंगे उनका आंसर ज़्यादा बेहतर रहा होगा। उसके बाद में था झारखंड के श्रम प्रशासन की आलोचनात्मक विवेचना करें। श्रम प्रशासन मतलब सिर्फ आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से ही बात नहीं है, इसमें कई तथ्य आएंगे जैसे एक्ट, उसके बाद इसका प्रशासन, इसका क्षेत्रीय विस्तार, किस तरह के नियम कानून बनाए गए हैं। तो इन सब के साथ जो है इसका आलोचनात्मक विवेचना करना चाहिए था, क्रिटिकली एनालिसिस करना है इसको झारखंड के श्रम प्रशासन को लेकर। ये 40 मार्क्स के थे इसमें। तो अगर आप सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं और अच्छे से अगर बना रहे हैं तो आप उम्मीद कीजिए कि आपको 60% मार्क्स, आप अगर अच्छा से है तो 60% प्लस मार्क्स की उम्मीद कर सकते हैं आसानी से, और ये अच्छा मार्क्स रहेगा। पेपर टू की अगर बात करें तो ये पेपर 1 से थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है।
औद्योगिक संबंध की अवधारणा की व्याख्या करें और इसका विस्तार क्षेत्र बताना था। तो औद्योगिक संबंध किनके बीच में? औद्योगिक संबंध में श्रमिक आते हैं, उसके बाद आपके नियोजक आ जाएंगे और श्रम संघ आ जाएंगे। इनके आपसी संबंधों का जो अवधारणा है वही औद्योगिक संबंध है। इसका विस्तार क्षेत्र भी इनके दायरों में और इनके विषयों में सीमित है। श्रम संघ का परिभाषा देना था और श्रम संघ के उद्देश्य और तरीकों का वर्णन करना था। औद्योगिक संबंध में एकात्मक और मार्क्सवादी दृष्टिकोण का व्याख्या करना था। यह थोड़ा सा टिपिकल टाइप का सवाल है, साधारणतया LSW में इस तरह के सवाल नहीं आते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार सुलह बोर्ड की शक्ति और कर्तव्य की व्याख्या। इसको अभी जो 2020 में नया औद्योगिक संहिता आया था उसके बारे में भी जो लिखे होंगे उनका आंसर ज़्यादा अच्छा हुआ होगा। आजीविका से संबंधित परियोजनाओं में झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी मतलब JSLPS की भूमिका जांचना था। इसमें सिर्फ इसके योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करना था, आपको बताना था इसकी भूमिकाएं क्या हो सकती है। पूंजी विस्तार में, पूंजी देने में, खासकर ऋण, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, विपणन मार्केटिंग में, क्योंकि इसके पास में जो है ये प्लास कर अपना ब्रांड मार्केटिंग करती है। कई तरह के योजनाओं के संचालन में इनकी भूमिका है, जैसे जोहार प्रोग्राम, इन सब के। तो इनकी जो भूमिका है अलग अलग क्षेत्र में, वो दरअसल इसको संदर्भित करना था। महिला कल्याण के क्षेत्र में झारखंड सरकार की भूमिका, तो महिला कल्याण में भी सिर्फ योजनाओं को नहीं लिखना था, बल्कि इसमें कई क्षेत्र आते, जैसे आरक्षण। ये आरक्षण भी दो, नौकरियों में भी आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है और पंचायती राज में भी है। इसके बाद कल्याणकारी योजनाएं हैं। झारखंड सरकार की कई योजना, पोषण संबंधी जो योजनाएं हैं वो भी विशेष तौर पर चलाई जाती हैं। इसका झारखंड सरकार का जो नीति है उसमें भी इसको प्रायोरिटी मिला हुआ महिला को। कई तरह के कानून भी झारखंड सरकार द्वारा बनाए गए हैं, जैसे डायन प्रथा विरोधी कानून भी हैं। इसके अलावा भी कई कानून हैं, तो इनको आपको देखना था इसमें। तो ये आपका ओवरऑल पेपर 2 है LSW का। LSW पेपर 2 में इसमें भी अगर 60% प्लस आपका है तो ठीक है, अच्छा मार्क्स कहा जाएगा। ओवरऑल अगर आपके 350 प्लस हो रहे हैं तो इंटरव्यू में आना आसान है। वैसे उससे कम भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 350 प्लस एक अच्छा मार्क्स कहा जाएगा, इसमें हो जाना चाहिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात थी, सबसे पहला जो 14 JPSC वालों को ध्यान रखना है, 14 JPSC वालों को इस बात का ध्यान रखना है कि इस बार CDPO में JPSC ने एक नया ट्रेंड शुरू किया। वो ट्रेंड ये था कि आपका क्वेश्चन में ही जो आंसर शीट मिलता है, आंसर में ही आपका आंसर शीट में ही क्वेश्चन भी लिखा हुआ था और आपको बाकायदा उसमें लिमिट दिए जा रहे हैं पेज का। अगर आपका 40 नंबर का सवाल है तो आपको 8 पेज मिलेंगे। 8 पेज मतलब 1 पेज 2 पेज, ठीक है। इस तरह से जो है 8 पेज आपको मिलेंगे लिखने के लिए, और ये पेज भी 20 लाइन का होगा, ज़्यादा नहीं। अगर 20 मार्क्स के हैं तो आपको 5 पेज मिल रहे हैं 20 लाइन के, और अगर 15 नंबर का है तो आपको 3 पेज मिल रहे हैं 20 लाइन के। तो ये पैटर्न जो है अब एक तरह से JPSC आने वाले एग्ज़ाम में भी अपनाएगी, और 14 JPSC में तो ये एकदम निश्चित है कि इसी पैटर्न को अपनाया जाएगा। वहाँ आपको 20 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव्स भी आपके जो है वो छपे होंगे, जैसे LSW में देखिए आपके ऑब्जेक्टिव्स भी जो है ये यहीं पर आपके छपे हुए होंगे आंसर में, आंसर कॉपी में ही, और यहाँ पर आपको जो है लिखने के लिए आंसर दिया जाएगा। जो भी आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर लिखिए सीधे। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसके लिए आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन देने के बाद में आपको यहाँ पर 8 पेज छोड़ दिए जाएंगे। 8 पेज आपको जो है उसी में आपको लिखना होगा। तो अब बहुत ज़रूरी है कि आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी जब कीजिए 14 JPSC को लेकर, तो आपको राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि आपके पास में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है लिखने के लिए। पहले जैसे आप लोग 11 पेज 12 पेज 13 पेज या 40 पेज तक जो है लिखते थे, अब आपको 4 क्वेश्चन के लिए 32 पेज, आपका लिमिट यहीं हो जाएगा। तो 14 JPSC वाले इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और अपने राइटिंग को अभी से सुधारेंगे।
14 JPSC की हमारे क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 9608166520 पर। व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप। तो 14 JPSC को लेकर हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और 14 JPSC वालों को CDPO के प्रश्न को ज़रूर देखना चाहिए। इसमें हो रहे बदलाव को भी आपको जो है समझना होगा, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा जहां आपको 40 पेज दे दिए गए हैं और आप जितना चाहे 40 पेज में भर के लिखिए, बल्कि अब उसको और लिमिट करके 8 पेज के दायरे में बांध दिया जा रहा है। तो इसके लिए आपको अभी से तैयार रहना है। धन्यवाद।